हेलो, नमस्कार एंड आदाब टू ऑल माय फ्रेंड्स। ये रहा आप सबके लिए आपके दोस्त और रहनुमा इरफान का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से आप सबको मेरा हेलो, नमस्कार और आदाब। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि कुछ सही नहीं चल रहा और हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। और उस वक्त सबसे बुरा लगता है जब हमारी इज्जत पर बट्टा लगता है, जब लोग हमारे नाम पे कीचड़ उछालते हैं। इससे बड़ा और कोई दुख नहीं होता। और फिर हम सोचते हैं, ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। हमसे गलतियां होती हैं और हम बहुत कुछ गलत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं हमारी नेकनामी खत्म न हो जाए, समाज में हमारा रुतबा न रहे और लोग हमें ऐसी हसीयत दे दें जो हमारी असलियत नहीं है। मगर ऐसा होता है, हमें जिंदगी भर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बदनामी और स्कैंडल्स के जरिए एक के बाद एक अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर, हर मोड़ पर हमें इससे गुजरना होता है। कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कभी अपनी मोहब्बत की जिंदगी में, डेटिंग के वक्त, और असल में तभी हमारी सूरत हाल बनती है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। और फिर एक खानदानी इंसान के तौर पर हमारी नेकनामी, या फिर अपने काम के मैदान में हमारी इज्जत। तो हम अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में ऐसे मसलों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं जहां हमसे हमारे किरदार का सबूत मांगा जाता है या अपनी इज्जत बचाने के लिए जूझना पड़ता है। और कभी कभी ये जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में होता है, पड़ावों में नहीं। मसलन कभी हमारे काम पर हमें बदनामी, स्कैंडल, बुरा भला कहना, इल्जाम या उंगली उठना, ये सब झेलना पड़ता है। कभी ये सब घर पे होता है, कभी रिश्तों में, दोस्तों में, कभी समाज में आम तौर पर, जबकि घर में हमारे अपने हमसे प्यार करते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं। और हमारी जिंदगी का ये सबसे मुश्किल वक्त होता है जब हमें इससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन कभी ये हमेशा झेलना पड़ता है, कभी कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जब हमें ये ज्यादा झेलना पड़ता है। तो क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसी जगह होती है जिसकी वजह से हम अपनी इज्जत, अपने किरदार, अपने समाजी रुतबे पर हमलों का शिकार हो जाते हैं और फिर हमें उन इल्जामों का सामना करना पड़ता है और अपना बचाव भी करना पड़ता है। और जगहों के अलावा क्या कोई ऐसे दौर भी होते हैं जब हम पे ये हमले और ज्यादा होते हैं? और आखिर वो जगहें कौन सी हैं और हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम सबको जिंदगी में एक वो स्टेज, वो पहलू, वो हिस्सा मिलता है जहां हमें चुनौतियों का सामना करना होता है, जहां हमारे किरदार, हमारी शख्सियत, हमारी इज्जत पे सवाल उठते हैं और हमें उस दौर का सामना करना होता है, अपना बचाव करना होता है और उसमें से निकलना भी होता है। वो जगहें कौन सी हैं? कौन से ग्रहों की एनर्जी इसके जिम्मेदार है? वो दौर कौन से है और हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम सबको राहु की नेमत मिली है और राहु बहुत ही अनोखे ग्रह हैं अपनी एनर्जी की वजह से। ये अपनी जगह के हिसाब से जो अनोखापन, जो निरालापन लाते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु जिस जगह बैठे हैं वही वो शुरुआत है जहां से आपको बदनामी या स्कैंडल का सामना हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राहु धुएं के पर्दे वाला ग्रह है, यानी ये दूसरों को आपकी असलियत देखने नहीं देगा। राहु जिस हिस्से से जुड़ा है, मिसाल के तौर पर अगर राहु 5वें घर में बैठे हैं तो आपकी शोहरत एक बुरे बाप या बुरी माँ की हो सकती है, या फिर आपकी पहचान ऐसे बाप या माँ की हो सकती है जिनके बच्चे बुरे हैं क्योंकि 5वां घर उसमें शामिल है। या फिर पैसों, शेयरों के साथ कोई गड़बड़ी करने की वजह से आप बदनाम हो सकते हैं, या फिर इसलिए कि 5वां घर सार्वजनिक परफॉर्मेंस का घर है और वो चीजें जो आपको करना पसंद है, आपके शौक। तो जब आप परफॉर्म कर रहे हो, दर्शकों के सामने हो, एक्टर हो, तब भी आपको किसी स्कैंडल या बदनामी का सामना करना पड़ सकता है कि आप उस कला को कैसे पेश कर रहे हैं। क्या आप कूटनीतिक हैं, चालबाज हैं, फिसलाऊ हैं, या फिर आपने कोई गलत काम किया है। एक और बात हो सकती है 5वें घर की वजह से कि आपको प्यार मोहब्बत की जिंदगी में स्कैंडल या बदनामी का सामना करना पड़े, क्योंकि 5वां घर प्यार मोहब्बत का घर भी है। तो सीधी सी बात, राहु जहां कहीं भी बैठे हैं, उस खास घर और उस राशि की जो भी खूबियां हैं,
आपको उनके बारे में कभी न कभी किसी स्कैंडल, किसी मसले, किसी बुरा भले, किसी उंगली उठने का सामना करना ही पड़ेगा, और हम में से कोई भी इससे नहीं बच सकता। इसकी वजह यह है कि हमारी जिंदगी में कई पड़ाव हैं, कई चरण हैं, कई हिस्से हैं। मसलन 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास, इनमें से हर एक में तुम्हें अलग अलग चुनौतियां मिलेंगी। मसलन अपनी गृहस्थी की जिंदगी में रिश्तों को लेकर, जीवन साथी के साथ पेश आने को लेकर मसले हो सकते हैं। जी हाँ, तुम्हारे किरदार पर सवाल उठ सकता है अगर तुम अपनी गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाते। दोस्त, रिश्तेदार जो तुम्हें जानते हैं वो तुम पे उंगली उठा सकते हैं अगर तुम अच्छे नहीं हो। तरह तरह के मौकों पर, अगर तुम पार्टियों में वक्त पर नहीं पहुंचते, अगर तुम अपने घर पर पार्टियां अच्छे से नहीं दे पाते, अगर तुम लोगों के साथ बुरा सलूक करते हो जब तुम उन्हें घर बुलाते हो, तो कई चीजें हैं जहां तुम्हारी घरेलू जिंदगी एक खानदानी इंसान के तौर पर, एक समाजी इंसान के तौर पर मुश्किल में पड़ सकती है। फिर वही चीज काम पर हो सकती है। ये आपके शौक के वक्त हो सकता है, ये आपके बच्चों के साथ पेश आते वक्त हो सकता है, ये जिंदगी में हो सकता है। आप अलग अलग तरह के इम्तिहानों से गुजर रहे होते हैं, और जिंदगी में जरूरी है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग इम्तिहान हो, और हम में से हर एक के लिए जिंदगी का कोई न कोई अलग हिस्सा होता है जहां हमारा इम्तिहान होता है कि हम स्कैंडल्स को कैसे संभालते हैं, बदनामी को कैसे संभालते हैं, बुरा भला कहे जाने को कैसे संभालते हैं, उंगली उठने को कैसे संभालते हैं। इसलिए हम सबको जिंदगी के अलग अलग चरणों, अलग अलग हिस्सों में उस दौर से गुजरना ही होगा। और राहु उस तरफ इशारा करने वाला पहला ग्रह है, वो उन चुनौतियों को खड़ा कर सकता है। राहु के धुएं का पर्दा डालने वाला ग्रह होने की वजह से वो पर्दा दूसरों के सामने हो सकता है कि वो तुम्हें कैसे देखते हैं। हो सकता है वो तुम्हारी असलियत न देख पाएं और तुम्हारी नेकनामी किसी और की हो जो तुम असल में नहीं हो, और इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जब तुम्हारी छवि पर उस चीज के लिए दाग लगा हो जो तुमने नहीं किया और तुम्हें गलत तरीके से इल्जाम लगा हो। दूसरी बात यह है कि तुम ये भी नहीं देख पाते कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, और तुम्हारी आंखों के सामने भी धुएं का पर्दा होता है और तुम्हें लगता है नहीं नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे शायद लोग तुम्हें अलग ही निगाहों से देख रहे हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं, कि वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में या तुम्हारी जिंदगी के किसी हिस्से के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता? जरा सोचो। और जहां राहु बैठा है उस हिस्से के बारे में सोचो, क्या उसके बारे में तुम पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगा? कोई चुनौती नहीं आई जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़ा हो, या किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ा हो, किसी झगड़े का, किसी इल्जाम का, किसी के उंगली उठाने का, किसी शिकायत का उस घर के बारे में? जरा सोचो। तो राहु की जगह तुम्हें एक चुनौती जरूर देगी, क्योंकि तुम या तो ये देख ही नहीं पाते कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम बचाव कर रहे हो और उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हो, ये नहीं सोचते कि तुम आग में घी डाल रहे हो और अपनी ही छवि खराब कर रहे हो। तो राहु जहां कहीं है वहां तुम्हारे लिए एक चुनौती जरूर है कि तुम सही कदम नहीं उठा पाते और दूसरे तुम्हें सही रोशनी में नहीं देख पाते। तो ये हुई पहली चुनौती। दूसरी है तुम्हारी लगन। जब भी जिंदगी में कोई सबसे बड़ी चुनौती आती है वो तब आती है जब तुम्हारी लगन परेशान हो, और अगर लगन परेशान है, जो कि तुम्हारी आम नेकनामी और समाज में हैसियत को भी दिखाता है कि तुम कितने इज्जतदार हो, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तो कभी कभी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर सकती है कि तुम अपना बचाव करते रहो और एक मुसीबत से निकलो और दूसरी में फंस जाओ। इसलिए लगन बहुत अहम है। अगर लगन में ज्यादा पाप ग्रह शामिल हो, अगर लगन पर पाप ग्रहों की ज्यादा नजर हो, राहु किसी पाप ग्रह के साथ लगन में बैठा हो, तो ये तुम्हें जिंदगी भर एक चुनौती जरूर देगा। अपना नाम बचाने की कोशिश करते रहो, अपनी इज्जत के लिए मेहनत करते रहो, और फिर भी वो कदर और इज्जत न पा सको जिसके तुम असल में हकदार हो और जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक चुनौती है, और ये केवल राहु की ही बात नहीं है। कोई भी 2 पाप ग्रह अगर नीच राशि में जाकर लग्न में बैठ जाएं,
तो तुम्हारी इज्जत दांव पर लग जाती है और इसलिए तुम्हें और सावधान रहने की जरूरत है। एक और घर है जो तुम्हारी नेकनामी के लिए जिम्मेदार है। पांचवें घर के अलावा जिसके बारे में हमने बात की, ये पांचवें घर के खास पहलू थे और वो है सातवां घर। सातवां घर है रोजमर्रा दूसरों के साथ पेश आने का, टीमों के साथ काम करने का, काम पर या जिंदगी में आपके सामने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ काम करने का, जिसमें आपका जीवन साथी, आपके पार्टनर, आपकी कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप, ये सब शामिल है। तो अगर आपका सातवां घर बहुत ज्यादा परेशान है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। या तो जीवन साथी हमेशा इल्जाम लगाता रहेगा या सवाल उठाता रहेगा या शक करता रहेगा या तुमसे शिकायत करता रहेगा या तुमसे कुछ नाराजगियां रखेगा जिनसे चाहे जितना निकलने की कोशिश करो तुम निकल नहीं पाओगे। हो सकता है तुम समझा न पाओ, अपने आप को साबित न कर पाओ और ये ऐसा होगा जैसे दीवार पर सर पटकना। और यही चीज काम पर तुम्हारी टीम में भी हो सकती है। अगर तुम्हारी कोई टीम है जिसके साथ तुम काम करते हो तो वहां भी चुनौती आ सकती है। किसी साझेदारी में तुम हमेशा अपने बिजनेस पार्टनर की नजरों में खरे उतरने की कोशिश में लगे रह सकते हो। हो सकता है पार्टनर तुम पर पूरा भरोसा न कर पाए और अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम फिक्र में पड़ जाओ कि कहीं मेरा बिजनेस पार्टनर मुझे गलत न समझ ले। तो ये भी एक बहुत अहम चीज है। सातवां घर, जहां से पता चलता है कि लोग तुम्हें कैसे देख सकते हैं, लोग तुम्हारी तरफ कैसे देख सकते हैं, लोग तुम्हारी आम नेकनामी को कैसे देख सकते हैं। फिर चौथा घर, पहले, पांचवें और सातवें के अलावा 10वां घर है। 10वां घर है समाज में हैसियत, जो खास तौर पर तुम्हारे करियर या तुम क्या करते हो उससे जुड़ी है। तो तुम क्या करते हो, तुम्हारा करियर क्या है, तुम कौन सा काम करते हो और उस काम के बारे में समाज में तुम्हारी आम सूरत ए हाल, ये ज्यादा काम से जुड़ी है। लेकिन आम नेकनामी, ये तुम्हारा 10वां घर है। फिर समाज में हैसियत, समाज में आम ओहदा, ये 10वां घर है, खास तौर पर काम से जुड़ा हुआ। अगर वो बहुत ज्यादा परेशान है तो तुम्हें काम पर चुनौतियों या स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है, जहां कोई न कोई इल्जाम तुम पे लगता है और तुम्हारी नेकनामी दागदार होती है। मिसाल के तौर पर, अगर पहले घर और 10वें घर दोनों पर पाप ग्रहों का असर हो तो हो सकता है तुम्हारी ये शोहरत हो कि तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो, बदतमीज हो, टीम में खराब काम करते हो, बुरे बॉस हो, बुरे साथी हो, अपने काम में बुरे हो। तुम्हें कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है। और 10वां घर जिन घरों के साथ अपनी एनर्जी शेयर करता है, मसलन अगर 10वां और छठा घर आपस में एनर्जी शेयर करते हैं और दोनों परेशान हैं, तो हो सकता है तुम्हारी पीठ पीछे काम पर लोग, छठा घर करियर से जुड़ा है, उंगली उठा रहे हो, तुम्हारे पीछे काम कर रहे हो, तुम्हारे मौके खराब कर रहे हो। और फिर नतीजा ये होता है कि तुम काम पर तरक्की के मौके खराब कर लेते हो, ऊंचा उठने के मौके खराब कर लेते हो, प्रमोशन के मौके खराब कर लेते हो, सही ओहदा, सही भूमिका पाने के मौके खराब कर लेते हो। और इसलिए हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है, खास तौर पर अगर 10वां घर परेशान है या छठा घर परेशान है और अगर वो आपस में एनर्जी शेयर कर रहे हैं। और फिर 11वां घर, अगर 11वां घर परेशान है तो आम समाज में तुम्हें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लोग, चाहे काम पर हो, चाहे तुम्हारे मोहल्ले में हो, चाहे तुम्हारे दोस्तों के घेरे में हो, कोई भी नेटवर्क जिन लोगों से तुम जुड़े हो, यहाँ तक कि जान पहचान वाले भी, 11वां घर समाज में उस नेकनामी का घर है, सामाजिक रिश्तों का। अगर तुम्हारा 11वां घर बुरी तरह परेशान है तो आम समाज में तुम्हें अपनी नेकनामी के बारे में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है कि तुम अपने आप को कैसे पेश करते हो और तुम किस तरह के इंसान हो। तो जितना ज्यादा लग्न और 11वां घर परेशान होंगे, तुम्हारे लिए चुनौती उतनी ही बड़ी है। जितना ज्यादा लग्न और 10वां घर परेशान होंगे, काम से जुड़ी, लग्न और 7वां घर रिश्तों से जुड़ी। सिर्फ लग्न, आम तौर पर जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में तुम कभी नहीं जान पाओगे कि कौन सा पहलू तुम पर कब हमला करेगा, लेकिन तुम्हें उस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जितने ज्यादा पाप ग्रह किसी घर में शामिल होंगे, इनमें से किसी में भी एक चुनौती जरूर होगी।
अब कुछ हद तक कम, लेकिन चुनौती तब भी आ सकती है जब दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर वगैरह में परेशानी हो। दूसरे घर में ये पैसों के बारे में हो सकता है। तीसरे घर में ये तुम्हारे संवाद के तरीके, तुम्हारी ब्रांडिंग, तुम्हारे मार्केटिंग, तुम्हारे खुद के उद्यम कि तुम आलसी हो या मेहनती, इस बारे में हो सकता है। चौथे घर के बारे में ये हो सकता है कि तुम अपनी जायदाद को कैसे संभालते हो, तुम्हें अपनी जायदाद कैसे मिली। लोगों में तुम्हारी ये बुरी शोहरत हो सकती है कि तुम ज्यादा दौलत, ज्यादा मकान या जमीन पाने के लिए बुरे रास्ते अपनाते हो। या फिर तुम्हारी ये शोहरत हो सकती है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तो समझो, तुम बदनाम हो सकते हो। तुम जो माल व असबाब इकट्ठा करते हो, जो दौलत जमा करते हो, उसको लेकर तुम्हारी बदनामी हो सकती है। कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि ये नाजायज दौलत है। 12वें घर के बारे में ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में तुम्हें पता भी ना हो। वो तुमसे छिपा होता है और लोग तुम पर उंगली उठा सकते हैं। ये तुम्हारे फिजूल खर्च होने के बारे में भी हो सकता है, तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में या बुरे सुख चैन में पड़ने के बारे में। तो बिना वजह ही तुम्हें वहां बदनामी मिल सकती है। या फिर तुम्हारी ये बदनामी हो सकती है कि तुम बहुत कल्पनाशील हो, बहुत हवाई हो, व्यवहारिक नहीं हो, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, तुम ठीक से सोच नहीं पाते। तुम्हारी ये छवि बन जाती है कि तुम व्यवहारिक नहीं हो। अब इन सबसे ऊपर सबसे ज्यादा चुनौतियां पैदा करने वाले घरों में से एक 8वां घर भी है। लेकिन पहले एक श्लोक से शुरू करते हैं, और ऐसे कई श्लोक हैं जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। तुम्हारी नेकनामी और समाज में स्कैंडल के बारे में जिनका तुम्हें सामना करना पड़ सकता है, और फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। बृहत्पाराशर शास्त्र में एक श्लोक है, अगर लग्नेश 8वें में हो तो जातक विद्वान होगा, रोगी होगा, चोर होगा, क्रोधी होगा, जुआरी होगा और पराई स्त्री से संबंध रखेगा। लग्न का स्वामी जब भी 8वें घर में जाता है तो वो सही आचरण न होने की बदनामी ले सकता है। और गलत आचरण का मतलब ये भी हो सकता है कि तुम दूसरों को कैसे देखते हो, और तुम्हें या तो रंगेबाज होने की बदनामी मिल सकती है या फिर बाहरी लोगों से अपने रिश्तों में लिप्त होने की। ये इस बारे में हो सकता है कि तुम अपनी दौलत को कैसे संभालते हो, क्योंकि 8वां घर दूसरों की दौलत भी है। तो तुम्हारी ये बदनामी हो सकती है कि तुम दूसरों की दौलत हथियाना चाहते हो। तुम्हारी विरासत के बारे में तुम्हारी बदनामी हो सकती है। साझी जायदाद को लेकर तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके साथ भी तुम साझी जायदाद रखते हो, चाहे वो तुम्हारे जीवन साथी के नाम हो या बच्चों के नाम, उनसे तुम्हें शिकायतें मिल सकती हैं कि तुम और चाहते हो या तुम्हारी नजर उनकी जायदाद पर है। विरासत के मामले में माता पिता को लग सकता है कि तुम लालची हो और तुम और चाहते हो, और तुम हमेशा उनकी दौलत पर नजर रखते हो। तो कई तरह की बदनामियां आ सकती है। 8वां घर टैक्स और ऑडिट का भी घर है। तो तुम्हें बिना वजह के ऑडिट, अपनी लीडरशिप के ऑडिट या अपने टैक्स के ऑडिट के दौरान बदनामी या मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स रिटर्न ठीक से भरने के बावजूद तुम्हें नोटिस आ सकते हैं, तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, तुम्हें बुलाया जा सकता है कि समझाओ तुमने टैक्स ठीक से क्यों नहीं भरे, या टैक्स चुराने या टैक्स ठीक से न भरने के इल्जाम लग सकते हैं। तो 8वें घर के कई पहलू सामने आ सकते हैं अगर लग्नेश 8वें में जाए। और सिर्फ इनके बारे में ही नहीं, आम तौर पर जब भी लग्नेश 8वें घर में जाता है, खास तौर पर किसी नीच राशि में, तो 8वां घर बदनामी, रुकावटों, उथल पुथल का घर भी है। तुम पाओगे कि तुम्हारी नेकनामी पर वक्त वक्त पर उथल पुथल होती रहेगी, चुनौतियां आती रहेंगी, और तुम्हें अपनी नेकनामी के लिए और ज्यादा खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी नेकनामी का बचाव और ज्यादा करना पड़ेगा, किसी और घर में लग्नेश के होने से ज्यादा। फिर एक और ग्रह जो हमें नेकनामी देने के लिए जिम्मेदार है, वो है सूर्य। सूर्य हमारा घमंड है, सूर्य हमारी स्वाभिमान है। अगर सूर्य बुरी तरह परेशान है, तो खास तौर पर अगर वो लग्न से जुड़ रहा है, तो ये बिल्कुल एक चुनौती है, क्योंकि लग्न और तुम्हारा घमंड और तुम्हारी नेकनामी वो भी परेशान है। फिर तुम्हारे सामने एक काम है। सूर्य का किसी भी घर में परेशान होना, उस घर के बारे में बुरी बदनामी आ सकती है, और तुम्हें अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी।
तुम्हारे लिए चुनौती ये है कि कभी कभी तुम अपनी स्वाभिमान की बहुत ज्यादा और बहुत मुश्किल से रक्षा करते हो, और एक और इल्जाम जो तुम पर लग सकता है वो ये है कि तुम बहुत आक्रामक हो और बहुत बचाव की मुद्रा में रहते हो। तुम सुनते नहीं हो, तुम बुरे श्रोता हो, और तुम बदलना नहीं चाहते। इसलिए तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है सूर्य जिस भी घर में है उसके बारे में। और अगर उस पर कोई परेशानी है, सूर्य ग्रहण हो, सूर्य नीच का हो, सूर्य किसी बुरे पाप ग्रह के साथ हो, या किसी पाप ग्रह की बुरी नजर सूर्य पर पड़ती हो, तो उस घर की खूबियों के बारे में नेकनामी पर चुनौती जरूर होगी। मिसाल के तौर पर, अगर सूर्य 9वें घर में बैठा हो और परेशान हो, तो तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में स्कैंडल का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें उस्तादों से चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उस्तादों को लग सकता है कि तुम बहुत आलसी हो, मेहनती नहीं हो, पढ़ाकू नहीं हो, होशियार नहीं हो। प्रोजेक्ट्स में तुम्हें कम नंबर मिल सकते हैं, कम तारीफ मिल सकती है, और कभी कभी लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन उस्तादों से वो कदर और ध्यान नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो। यही चीज तुम्हारे बाप से भी हो सकती है। बाप को लग सकता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। खास तौर पर अगर सूर्य 9वें घर में परेशान हो, तो बाप को लग सकता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम आलसी हो, मेहनती नहीं हो, और तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये कि वो खास रिश्ता भी तुम्हें किसी स्कैंडल में डाल सकता है। अगर सूर्य परेशान है, खासकर 9वें घर में, तो तुम्हें बुरे बाप होने की बदनामी मिल सकती है। तुम्हारे बाप की सूरत हाल खराब हो सकती है और तुम्हें इल्जामों का सामना करना पड़ता है, या तुम ऐसे मसलों का सामना करते हो जहां लोग कहते हैं ये लड़का उस बाप का है जिसने ये किया था। तो ये भी एक चीज है जिसका सामना तुम्हें करना पड़ता है। यही चीज चांद के साथ है। अगर चांद बुरी तरह परेशान है, तो भावनात्मक पक्ष पर तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इल्जाम तो है, लेकिन माँ की नेकनामी भी दागदार हो सकती है, या फिर तुम्हारे सोचने के तरीके की नेकनामी दागदार हो सकती है। किसी को लग सकता है कि तुम विकृत हो, कि तुम बेवकूफ हो, या तुम सही नहीं सोचते। तुम्हारी सोच सही नहीं है, और तुम्हारी नेकनामी सही न सोच पाने की वजह से खराब होती है, और इस तरह तुम्हारे किरदार पर सवाल उठता है। जातक पारिजात कहता है, अगर सूर्य, शुक्र और शनि की युति हो, तो जातक की बदनामी होगी और वो घमंडी और ढीठ होगा। अब घमंडी और ढीठ होना खुद ही एक बदनामी है, और अगर लोग तुम्हें ऐसा देखें, तो जाहिर है कि ये कोई अच्छी बदनामी नहीं है। और सूर्य, शनि और शुक्र, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों पाप ग्रह है और उनके साथ शुक्र जुड़ रहा है, ये एक चुनौती है। शुक्र भी तुम्हारी नेकनामी है, लेकिन नेकनामी का ताल्लुक ज्यादा भौतिक सुखों, मौज मस्ती और इंद्रिय सुखों से है। सूर्य, शनि और शुक्र तुम्हें तुम्हारी यौन आदतों और तुम्हारी यौन ऊर्जा के बारे में एक बदनामी दे सकते हैं, और विपरीत लिंग के लोग तुम पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएंगे। लोग तुम पर अपनी दौलत के साथ भरोसा नहीं कर पाएंगे। लोग तुम पर अपने संसाधनों के साथ भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को तुम्हें अपनी गाड़ी देना मुश्किल लग सकता है। लोगों को तुम्हें पैसे उधार देना मुश्किल लग सकता है। बैंक लोन तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। रिश्तों को संभालना मुश्किल हो सकता है, जहां तुम्हारा साथी तुम पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगा। और अच्छे किरदार के इंसान होने के बावजूद ऐसे वक्त आएंगे जब तुम्हें अपने साथी को, या जिसके साथ भी तुम डेटिंग कर रहे हो या किसी पक्के रिश्ते में हो, अपने बारे में समझाना पड़ेगा। तो ये चुनौती जरूर होगी जब सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ आते हैं। तो कुछ मुश्किल युतियां भी तुम्हारे लिए चुनौतियां ला सकती है। होरा कहती है कि बदनामी पाप कर्त्री योग से भी आ सकती है। ये योग तब बनता है जब 10वां घर सूर्य और शनि से घिरा हो, जो पाप अंशों में हो या पाप ग्रहों से देखे जाते हो। तो अगर सूर्य और शनि ऐसे हो, यानी नवांश में, वो अपने लिए नीच राशियों में देखे जाते हो। मिसाल के तौर पर, नवांश में अगर सूर्य तुला राशि में दिखे या शनि मेष राशि में दिखे, तो भी चुनौतियां होंगी। अगर लग्न कुंडली में वो 10वें घर में एक साथ बैठे हों, तो जातक को बेवजह बदनामी का सामना करना पड़ेगा। उसके रुतबे पर चुनौतियां आएंगी, और कई बार जिम्मेदारियां उसे मुश्किल से मिलेंगी, क्योंकि उसकी ये छवि होगी कि वो अच्छा अधीनस्थ नहीं है, अच्छा बॉस नहीं है,
अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा टीम मैनेजर नहीं है। तो सूर्य और शनि का 10वें घर में या पहले 5वें, 7वें, 11वें या 9वें घर में भी किसी भी युति में जाना उस घर की खूबियों के बारे में और चुनौतियां पैदा करेगा। सूर्य 5वें घर में और मजबूत होता है। बिल्कुल, सूर्य लग्न में भी मजबूत होता है, लेकिन वो नीच राशि में नहीं होना चाहिए। अब हमने शुरू में राहु की बात की। राहु के कुछ संयोग खास तौर पर किसी दूसरे पाप ग्रह के साथ भी तुम पर चुनौतियां डाल सकते हैं, या वो युतियां जिनमें राहु अच्छा नहीं होता। आओ उनमें से एक देखें। माधुर्य मानहा निष्ठा बंधन छप्रमाकरम परश्युम जीवहा निष्ठा राहु सूक्ष्म। यानी अगर राहु और केतु की युति हो तो राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा में व्यक्ति को विनम्रता में कमी, बदनामी, कैद, बेदिली, सार्वजनिक धन की हानि जैसे मसलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर राहु अच्छी जगह नहीं है और किसी पाप ग्रह के साथ है, या अगर केतु किसी पाप ग्रह के साथ है, तो राहु और केतु की दशा और अंतर्दशा में किसी भी तरह इन चुनौतियों की वजह से व्यक्ति को कैद का सामना करना पड़ सकता है। बेशक ये बदनामी हमेशा उसके पीछे लगी रहेगी। फिर राहु और चांद। जब राहु और चांद साथ होते हैं तो राहु मन पे शक का साया डाल देता है। राहु तुम्हें साफ सोचने नहीं देता। राहु तुम्हें गलत सोचने पर मजबूर करता है। राहु तुम्हें एक अलग रास्ते पर ले जाता है। तुम्हारी सोच सही नहीं होती, तुम्हारी भावनाएं सही जगह नहीं होती, और जब राहु और चांद एक साथ आते हैं तो तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक श्लोक इस बारे में है जिसका मतलब है राहु और चांद की युति जब राहु अच्छी जगह नहीं है तो उत्तेजना, झगड़े, चिंताएं, बदनामी, डर और पिता को कष्ट पैदा करेगी। राहु की जगह अहम है, खास तौर पर अगर वो किसी पाप ग्रह के साथ या युति में नहीं होना चाहिए। राहु और चांद की दशा में उनकी चुनौतियां और ज्यादा होंगी। आमतौर पर ये कोई आसान युति नहीं है, और राहु और चांद की दशा और अंतर्दशा में जाहिर है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन राहु की गोचर के दौरान जब राहु एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो पहले 2-3 महीने और आखिरी 2-3 महीने चुनौतियां जरूर पैदा होंगी, और दशा और अंतर्दशा में ये निश्चित तौर पर होंगी, क्योंकि साफ सोच न पाने, साफ देख न पाने की वजह से तुम बेवजह चुनौतियां, शिकायतें, उंगली उठना ये सब बुला लोगे। और कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें अपनी नेकनामी बचानी पड़ेगी और अपनी नेकनामी का बचाव करना पड़ेगा। फिर आता है मंगल और केतु। मंगल और केतु एक मजबूत युति है जो त्याग और सर्जरी, कटने कटाने का काम करती है। तो मंगल और केतु लग्न में तुम्हारी जिंदगी में कई चीजों का कटना है। ये तुम्हारी सेहत से हो सकता है, ये सिर पर कोई चोट हो सकती है, तुम्हारे सिर पर टांके लग सकते हैं या निशान पड़ सकता है, या मंगल और केतु की वजह से नेकनामी पर भी निशान पड़ सकता है। तो ये एक अचानक आने वाला झटका है, बिना किसी चेतावनी के। झटका तुम पर पड़ता है। कल तक तुम्हारा नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ था, और अचानक कहीं से कोई स्कैंडल आता है, पैसों की हेराफेरी का, डेटा गड़बड़ करने का, यौन उत्पीड़न के केस का। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये कहां से आया, और कई बार तुम उस चीज के निशाने पर होते हो जो तुमने नहीं की, लेकिन नेकनामी दागदार हो जाती है, और तुम्हें लग्न में मंगल और केतु के साथ अपनी नेकनामी बहाल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मंगल और केतु दूसरे घर में है तो ये पैसों के बारे में हो सकता है। मंगल और केतु तीसरे घर में, ये तुम्हारे संवाद के तरीके और तुम कैसे संवाद करते हो, कि तुम झूठ बोलते हो, सही बात बोलते हो, अपना मार्केटिंग सही करते हो, इस बारे में होगा। मंगल और केतु 10वें घर में, ये आम तौर पर इस बारे में होगा कि तुम कैसे साथी हो, कैसे कर्मचारी हो, वगैरह वगैरह। और फिर कोई भी ग्रह केतु के साथ, खास तौर पर शुक्र केतु के साथ, केतु उस ग्रह के सारे गुणों, खास तौर पर अच्छे गुणों को देखने वाला ग्रह है जिसके साथ वो बैठा है। तो शुक्र तुम्हारी नेकनामी का एक अहम हिस्सा है। अगर शुक्र और केतु एक साथ आते हैं तो भी चुनौतियां हो सकती है, मसले हो सकते हैं, खास तौर पर तुम्हारी नेकनामी, तुम्हारे रुतबे, तुम्हारे किरदार,
तुम्हारे नाम ओ निशान और आमतौर पर समाज में तुम्हारी इज्जत के बारे में। जब शुक्र और केतु की युति होती है तो जान, धन और नेकनामी की हानि हो सकती है और दान पुण्य और गुजर बसर के लिए सिर्फ थोड़ा सा पैसा बचता है, ऐसा देखा जा सकता है। कई तरह की जगहें तुम्हें कई तरह की चुनौतियां दे सकती हैं, जो स्कैंडल बुला सकती हैं, जो तुम्हारी नेकनामी पर हमले बुला सकती हैं, जो तुम्हारे नाम पर बुरा भला कहलवा सकती हैं या तुम पर उंगली उठवा सकती है और तुम्हें अपनी नेकनामी का बचाव करना पड़ता है। स्कैंडल्स के खिलाफ अपना बचाव करना पड़ता है। खास तौर पर सावधान रहना होगा जब लग्न परेशान हो और 5वां घर परेशान हो, 7वां घर परेशान हो, 10वां घर और 11वां घर परेशान हो। तब तुम्हें अपना बचाव और ज्यादा करना होगा और उन घरों की खूबियों से जुड़े मामलों में और सटीक होना होगा। जब भी इन घरों पर जबरदस्त परेशानी हो, राहु जहां कहीं बैठा हो और अगर राहु पर किसी पाप ग्रह की नजर हो तो उस घर के बारे में साफ रहना, उस घर के बारे में बहुत सावधान रहना। राहु का किसी भी पाप ग्रह के साथ किसी भी घर में युति होना, वो भी उस घर की खूबियों के मामले में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। और जिस घर में युति है और जिस राशि में है और उस युति का क्या रिश्ता है। मिसाल के तौर पर राहु किसी पाप ग्रह के साथ 4थे घर में, तो घरेलू मामलों के बारे में मां शामिल हो सकती है। राहु और पाप ग्रह 11वें घर में, ये आम समाज में है। तुम्हारे दोस्त, तुम कैसी संगत रखते हो, उस पर नेकनामी का दाग लग सकता है और ऐसे ही आगे भी। तो देखो कि पाप ग्रहों के साथ कौन सी युतियां बन रही है। जिस भी घर में ज्यादा पाप ग्रह रखे हो, राहु किसी पाप ग्रह के साथ हो या राहु किसी घर में अकेला हो लेकिन उस पर किसी पाप ग्रह की नजर हो, यही तुम्हारे लिए चुनौती है। कोई भी घर जिसमें पाप ग्रह और बुरी नजर हो या कोई नीच का ग्रह हो या कोई अस्त ग्रह हो और वो किसी पाप ग्रह के साथ हो, वो भी तुम्हारे लिए एक चुनौती है। और दशा, अंतरदशा और ग्रहों के गोचर हर थोड़ी देर में एक मसला बन सकते हैं। फिर 8वां घर भी नेकनामी या बदनामी का घर है, तो सावधान रहो अगर 8वें घर में ज्यादा पाप ग्रह हो। उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा और गोचर के दौरान जो 8वें घर के स्वामी हो या 8वें घर में रखे हो, वो भी तुम्हारे लिए आमतौर पर उथल पुथल का समय हो सकता है, लेकिन साथ ही तुम्हारी नेकनामी, तुम्हारे घमंड और तुम्हारी इज्जत के लिए भी। फिर कुछ नक्षत्र भी ऐसे हैं जो सबसे आगे रहकर तुम्हारे लिए चुनौतियां ला सकते हैं, खास तौर पर अगर राहु, शुक्र या शनि वहां रखे हों। खास तौर पर भरणी जैसे नक्षत्र तुम्हें बदनामी दिला सकते हैं। ये विपरीत लिंग की वजह से हो सकता है। ये उन भौतिक संसाधनों की वजह से हो सकता है जिनके पीछे तुम भाग रहे हो या जिन्हें इकट्ठा कर रहे हो। ये पैसों, मकान, दौलत, तुम्हारी आदतों, शराब, किसी भी चीज, किसी और लत, विपरीत लिंग की वजह से हो सकता है। तो भरणी में वो प्रवृत्ति है कि वो ये चीज ला सकता है, खास तौर पर अगर यही शासक नक्षत्र है, चांद वहां रखा हो किसी दूसरे पाप ग्रह के साथ या पाप ग्रह की नजर के नीचे। इसी तरह ज्येष्ठा, आश्लेषा, आर्द्रा नक्षत्रों में भी ये चुनौतियां देखी जा सकती है और कुछ हद तक मूल नक्षत्र भी है। मूल नक्षत्र हालांकि तुम्हें राख से उठने का मौका देगा। ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारी नेकनामी बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन फिर बहुत मेहनत के बाद तुम उसे बचा लेते हो और फिर अपनी नेकनामी बहाल करके समाज में वापस आ जाते हो। इतिहास में जैसे माइकल फेल्प्स, जिसने ओलंपिक में तैराकी में 8 गोल्ड मेडल जीते और फिर उसने ब्रेक लिया और फिर स्कैंडल में फंस गया, शराब, और उसका नाम खराब हुआ। लेकिन फिर उसने मेहनत की, खुद को बचाया और अगली बार वापस आया और उसने अगले ओलंपिक में मेरे ख्याल से 6 और गोल्ड मेडल जीते और अपना नाम बचा लिया। तो तुम्हें भी अपना नाम बचाने का मौका दिया जाता है और ये सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है, लेकिन फिर ये और मुश्किल और कठिन हो जाता है। अपना नाम बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे अच्छी बात, जब किसी घर में पाप ग्रह हो या राहु किसी पाप ग्रह के साथ शामिल हो या उस पर पाप ग्रह की नजर हो, सूर्य और शनि, सूर्य और केतु, राहु और चांद, राहु और केतु, केतु और चांद, ये सारे संयोग, तो उन रिश्तों के बारे में सावधान रहो और सुरक्षित रहना बेहतर है, बाद में पछताने या बचाने की कोशिश करने से।
तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपने नाम को संभालो और बहुत सावधान रहो कि तुम खुद कैसे आचरण करते हो, क्या काम करते हो, तुम्हारी क्या नेकनामी है, कैसी जबान इस्तेमाल करते हो। हालांकि तुम्हें फिर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, फिर भी मसलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आम तौर पर तुम ऊंची नेकनामी वाले इंसान हो और अपने किरदार को अच्छे से निभाते हो और लोग तुम्हें अच्छी निगाहों से देखते हैं, तो ये सिर्फ एक गुजरता हुआ दौर हो सकता है और तुम अपनी नेकनामी आसानी से बचा सकते हो। लेकिन आम तौर पर अगर तुम अपनी खूबियों, अपनी आदतों, अपने संवाद के तरीके, अपनी जबान के बारे में सावधान नहीं हो कि तुम वादा और वचन निभाने वाले इंसान हो या नहीं, अपने कमिटमेंट निभाने वाले हो या नहीं, तो अगर तुम्हारी आम नेकनामी खराब है, तो जब इन ग्रहों का दौर आएगा या अहम गोचर आएंगे, तो तुम्हारे सामने एक जंग होगी। उसमें क्यों पड़ना, और ऐसी सूरत हाल में क्यों पड़ना जहां अपने घमंड और अपनी स्वाभिमान को बचाना पड़े। इसलिए हमेशा इज्जत के साथ अपने आप को पेश करो, उसूलों की जिंदगी जियो, भौतिकता के पीछे मत भागो। जहां भी तुम्हें लगे कि तुम हद पर हो, नैतिक रूप से सवालिया निशान है, उससे दूर रहो, फिर आध्यात्मिक विस्तार आसान होगा, तुम्हारी नेकनामी दागदार नहीं होगी और इस दुनिया में तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, उन बेकार के इल्जामों का सामना करने की निराशा और चिंताओं से गुजरे बिना। तो दोस्तों, अपनी अपनी कुंडलियों में देखो और समझदार बनो और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो और उस तरह की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बचो जिनमें ये ग्रह स्थितियां तुम्हें डाल सकती हैं। अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करो। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान विदा लेता हूँ। नमस्कार।